ट्रेंडी लर्निंग सीरीज। जैसे कि हमने सीरीज में प्रॉमिस किया था कि हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को बहुत डिटेल में करने वाले हैं, क्योंकि टर्म 1 में क्या आने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं। और एमसीक्यू क्वेश्चंस कब अटेम्प्ट होते हैं, जब कंसेप्ट क्लियर होता है। तो अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए हमने 2 न्यूटन के लॉज को पूरे डिटेल में कर लिया है, विद एमसीक्यूज विद न्यूमेरिकल्स। आज करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जिन्होंने अभी तक न्यूटन के 2 लॉज नहीं सीखे हैं, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियोस, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना को सीखने को मिलेगा और पता चलेगा कि एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकते हैं, किस टॉपिक में से न्यूमेरिकल बनता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्लीज जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, गो एंड वॉच दैट वीडियो। और आज का टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो फर्स्ट लॉ था उसमें हमें पता चला था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करवानी है तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। अब वो स्टेट चाहे रेस्ट थी चाहे वो मोशन थी। और सेकंड लॉ में हमने उस फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था। मतलब सेकंड लॉ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, क्योंकि वो हमें क्या बता रहा था, फोर्स बता रहा था। आज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब फोर्स पता चल गया, इतना पता चल चुका है कि स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। उस फोर्स को कैलकुलेट भी कर लिया है। तो थर्ड लॉ में क्या रह गया था, थर्ड लॉ ने बताया था कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो, साइमल्टेनियसली सेकंड ऑब्जेक्ट भी फोर्स लगाएगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन इज ऑपोजिट। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, मैग्नीट्यूड इज सेम, बट द डायरेक्शन इज ऑपोजिट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हमने सपोज करो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो फोर्स लगा रहा है, मतलब इसके लिए आपको क्या चाहिए, बॉडी 1 और बॉडी 2, कम से कम 2 बॉडीज चाहिए इसके लिए। फर्स्ट बॉडी ने क्या किया, सेकेंड बॉडी पे फोर्स लगाया, उस फोर्स को हमने नेम दे दिया F12। सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम होगा, बट द डायरेक्शन इज opposite, F21। This is the statement of Newton's third law of motion। जो फर्स्ट बॉडी लगा रही है उसको हम कह देते हैं एक्शन फोर्स, और जो सेकेंड बॉडी लगा रही है दैट इज रिएक्शन फोर्स। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी ने आके आपको थप्पड़ मारा तो आप भी जरूर मारोगे, क्योंकि एक्शन हुआ था तो रिएक्शन तो बनता है। तो बस दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल ऑपोजिट होगी। बट एक चीज जो मेन इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ इक्वल, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड इज सेम। डायरेक्शन इज ऑपोजिट। डेफिनेटली अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए फिर तो वो ऐड हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा, वहां पे वो न्यूटन थर्ड लॉ नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड इज सेम। और एक कंडीशन यहां से निकलती है कि एक ही ऑब्जेक्ट पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स नहीं होता, कम से कम 2 बॉडीज चाहिए। एक बॉडी एक्शन करेगी, दूसरी बॉडी रिएक्शन फोर्स करेगी। आप अपने आप को थप्पड़ मार रहे हो, फिर थोड़ी रिएक्शन हो रही है, फिर तो ठीक है, हो गया, फोर्स लगा, आपने थप्पड़ मारा, कुछ नहीं होता। मतलब अगर सेम बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन हम लोग नहीं देख सकते, एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम 2 बॉडीज चाहिए। मिनिमम कंडीशन इज फॉर 2 बॉडीज। अगर नहीं है तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं लगेगा। दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहना चाहिए। फर्स्ट बॉडी पे एक्शन फोर्स, सेकंड बॉडी पे लगेगा रिएक्शन फोर्स। अब इसी लॉ को यूज करते हुए बहुत सारे एग्जांपल्स को हम समझ सकते हैं, बिकॉज दिस इज द इंपॉर्टेंट लॉ जिसकी वजह से वेरियस नेचुरल फिनोमिना को हमने स्टडी किया और पता चला कि हाँ यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लग रहा है। जिसमें से सबसे पहली जो एग्जाम्पल है वो क्या आती है, अगर यहाँ पे लिखे एग्जाम्पल्स, first example is walking on a road। रोड पे हम वॉक कर रहे हैं, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि एक्शन फोर्स कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। देखो डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा है, जैसे ही हम फुट को सरफेस पे रख रहे हैं तो सरफेस क्या करेगा, वहां पे रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस करेगा। हम आगे की तरफ जाएंगे, जो सरफेस है वो दे विल पुशिंग इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, ऑपोजिट फोर्स में लगेगा, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। हमने एक्शन फोर्स लगाया, अर्थ के जो सरफेस है, सरफेस ने क्या किया, रिएक्शन फोर्स लगाया, जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम था बट डायरेक्शन ऑपोजिट थी, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ मूव कर जाते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है, वो क्वेश्चन क्या,
हम कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्स लग रहा है, अर्थ पे हमने लगाया, अर्थ ने भी लगा दिया, ठीक है, एक्शन हुआ, रिएक्शन हुआ, हम तो वॉक कर गए, हमें तो दिख गया कि हमने वॉक किया है, बट अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही वहां पे? हम मूव करते हुए दिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड है सेम, अभी तो कहा था मैग्नीट्यूड सेम है, तो उस टाइम पे वहां पे अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही? सोचो थोड़ा सा, होना तो यही चाहिए था कि अगर हम मैग्नीट्यूड सेम है, हम मूव कर सकते हैं, तो अर्थ को भी मूव करना चाहिए था। अर्थ क्यों नहीं मूव कर रही? अर्थ वहां पे क्यों खड़ी है? न्यूटन थर्ड लॉ लग रहा है, या तो आप कहोगे कि न्यूटन थर्ड लॉ नहीं लग रहा, ये श्योर है कि वहां पे अगर वॉक कर रहे हैं रोड पे, वहां पे लगता तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। तो व्हाई अर्थ इज नॉट मूविंग? बिकॉज द मास ऑफ अर्थ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू अस, जिसकी वजह से एक्सेलरेट नहीं होती है अर्थ। क्योंकि हमने अभी तो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा था फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन का देखते हैं, F डिवाइडेड बाय m। एक्सेलरेशन और मास का कैसा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है, मतलब अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा है, मतलब उसको एक्सेलरेट करने के लिए बहुत कम एक्सेलरेट हो रही है, जिसकी वजह से वो हमें मूव करती हुई नहीं दिख रही है, और हमारा मास कम है, जिसकी वजह से हम एक्सेलरेट करते हुए, वॉक करते हुए दिख जाते हैं। अब बात करते हैं, चलो मतलब वॉकिंग वाला कंसेप्ट हमें समझ आ गया कि हम वॉक क्यों करते हैं, अर्थ क्यों नहीं वॉक करती है, ठीक है। अब यही चीज अगर हम ट्रेडमिल पे भागते हैं, वहां पे दिखती है, ट्रेडमिल पीछे आती हुई दिखती है, तो आप इस वे से भी सोच सकते हो कि ट्रेडमिल पीछे आती हुई क्यों दिखती है अगर जिम में जाते हैं तो? क्योंकि उसका मास कम है, वो एक्सेलरेट हो जाती है, बट अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से एक्सेलरेट नहीं होता, होता है बहुत कम होता है, इसी वजह से वो हमें नहीं दिख रहा। दिस इज द रीजन व्हाई वी वॉक व्हेन वी रन, कि अर्थ क्यों नहीं एक्सेलरेट होती। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड एग्जाम्पल की, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या आएगी? सेकेंड एग्जाम्पल आएगी रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ गन का मतलब क्या होता है कि जब गन में से बुलेट निकलती है और बुलेट, गन क्या हो जाती है? पीछे आ जाती है, बुलेट आगे की तरफ मूव कर जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग ऑफ गन। ये देखो डायग्राम, इसमें क्या होगा? बुलेट जब आपने उसको प्रेस किया, गन से हम उसको प्रेस करते हैं, बुलेट इज मूविंग इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे चली गई, बट जहां से प्रेस कर रहे हो वो क्या हो जाएगी? पीछे की तरफ आ जाएगी। जो आपकी गन है दैट मूव्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन, जिसकी वजह से क्या हो गया? उसको हम क्या बोलते हैं? पीछे आने को क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग हो गई गन की। दिस कंसेप्ट इज नोन एज रिकॉइलिंग ऑफ गन। या फिर इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल्स और भी इंक्लूड कर सकते हैं हम इसमें, जैसे कि अगर वाटर, अगर आप रिवर में हो, रिवर में जैसे हमने उसको जंप किया, बोट में थे, रिवर में एक बोट थी, बोट पे आप खड़े थे, अब जैसे ही आपने उस बोट से जंप करना है, बाहर आ गया, आपका किनारा आ गया, आपने उतरना है, तो क्या करोगे? जंप करोगे। जैसे ही आप जंप करोगे, आप तो आगे की तरफ चले गए, बट वो बोट क्या होगी? पीछे की तरफ हो जाती है। क्यों? एक्शन, रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? बिल्कुल ऑपोजिट होती है, जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ मूव कर जाती है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कंसेप्ट समझ आ गया? अब किसकी बारी आती है? अब बारी आती है एमसीक्यू क्वेश्चन की, क्योंकि टर्म 1 में क्या आने वाले हैं? एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, और एमसीक्यू देख के कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं होता एमसीक्यू में, जस्ट और जस्ट कंसेप्ट की बात होती है। तो कंसेप्ट तो अब समझ आ चुका है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, यही सब कुछ है, कुछ बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, बट इसी को ध्यान से समझना है। और अब करते हैं स्टार्ट हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। अब करते हैं हमारा फर्स्ट एमसीक्यू, जो कि बहुत ही इजी है। देखो, a batsman hits a ball with the force of 5 Newton. What force does the bat experience? सिंपल, एक क्रिकेट बॉलर था, उसने बॉल को जब हिट किया तब वो कितना फोर्स लगा रहा है? 5 न्यूटन का लगा रहा है। सेम टाइम पे बैट पे भी तो फोर्स लगेगा, उस बैट पे कितना फोर्स लग रहा है वो आपको बताना है। ऑप्शंस है 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 25 न्यूटन और 0 न्यूटन। व्हाट इज द आंसर? अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने देखा कि क्या होता है, जो फोर्स लगता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब बॉल पे लग गया 5 न्यूटन का फोर्स, तो सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ही तो लगने वाला है बैट पे भी, तो आंसर इज 5 न्यूटन, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बिल्कुल सेम होता है। बॉल आगे चली जाती है, बैट थोड़ा पीछे हो जाता है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? ऑपोजिट होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आंसर इज 5 न्यूटन। तो ऐसे क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। और मोस्टली बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में गलती कर देते हैं, वो कहते हैं पता नहीं, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, हमें तो पढ़ाया ही नहीं था किसी ने। बट देखो, सबको पता है कि न्यूटन का थर्ड लॉ सबको याद हो चुका है, बट जब एमसीक्यू की बारी आती है ना, तब कंफ्यूज हो जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, तो इस तरह के एमसीक्यूज पेपर्स में आपको आ सकते हैं। तो अब करते हैं हमारा सेकेंड एमसीक्यू, जो कि बहुत सिंपल होने वाला है।
क्योंकि एमसीक्यू हमेशा ही सिंपल रहते हैं। अब देखो सेकंड एमसीक्यू क्या है। अब सेकंड एमसीक्यू देखो जो कि बहुत सिंपल है, सिंपली रिलेटेड विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है उसी के बेस्ड है। सेकंड एमसीक्यू में है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट है दे एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यस इट एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज दे आर इक्वल, यस इट इज इक्वल, फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। थर्ड ऑप्शन इज ऑपोजिट, यस इट्स ऑपोजिट ऑलवेज, क्योंकि जो डायरेक्शन है हमेशा ऑपोजिट होती है। लास्ट ऑप्शन देखो दे एक्ट ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होता, सेम ऑब्जेक्ट पे तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स होता ही नहीं है, हमने अभी तो स्टेटमेंट में पढ़ा था। तो इनकरेक्ट ही बताना है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, दे एक्ट ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट, क्योंकि बाकी के तीनों एमसीक्यू के ऑप्शन जो गिवन है वो आपको बिल्कुल सही है, वो हमारे स्टेटमेंट से मैच कर रहे हैं। फोर्थ वन इज नॉट मैचिंग विद अवर स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ी उससे मैच नहीं कर रहा और पॉसिबल ही नहीं है एक्शन और रिएक्शन फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे हो जाए, तो दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी तरह से देखो कितने इजीली हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से अब थर्ड वाले एमसीक्यू क्वेश्चन का पहले आप लोग आंसर दोगे, फिर मैं आंसर बताऊंगी कि हाँ क्या आएगा। तो लेट्स सी अवर थर्ड एमसीक्यू क्वेश्चन। अब देखो थर्ड एमसीक्यू जो कि बहुत इजी है और इसका आंसर आप लोग कमेंट में दोगे। सबसे पहला जब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना होता है क्या ट्रिक टिप होती है कि सबसे पहले क्वेश्चन को और उसके जो ऑप्शंस गिवन है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। जल्दबाजी नहीं करते एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर देते टाइम। क्या हो रहा है इसमें, एक एंकर शूट कर रहा है एरो। अब उन्होंने कहा कि जो एक्शन फोर्स है वो हमने मान लिया कि बो स्ट्रिंग अगेंस्ट द एरो लग रहा है, देन आपको क्या बताना है, रिएक्शन फोर्स बताना है कि कौन सा होगा। चार ऑप्शंस आपके पास गिवन है, रीड करो और फटाफट बताओ कि क्या आएगा। अब देखो लास्ट ऑप्शन इज रिलेटेड विद द ग्रिप, ऐसा कुछ तो ग्रिप से कुछ भी नहीं होने वाला, मतलब ऑप्शन डी इज एलिमिनेटेड। थर्ड ऑप्शन इज वेट ऑफ द बो, वेट का न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से एक्शन रिएक्शन फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन सी इज एलिमिनेटेड। थर्ड जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब सी और डी तो कट गए, सी और डी का तो आने का मतलब ही नहीं बनता, क्या बचा, बी बचा, एयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बो। एयर रेजिस्टेंस फोर्स की तो हमने कहीं यहाँ बात ही नहीं की, एयर रेजिस्टेंस को तो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं आएगा। क्या बचेगा, ऑप्शन ए, एयर एरो जो लगा रहा है फोर्स अगेंस्ट द बो स्ट्रिंग, दिस इज द राइट ऑप्शन। यही तो होता है, एक्शन और रिएक्शन के क्या होते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, बिल्कुल दिस इज द राइट ऑप्शन, नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमें पता है कि क्या होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहता है। दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अगर किसी को किसी भी तरह के क्वेश्चन में डाउट है या कोई क्वेश्चन है मन में रिलेटेड टू द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर जो टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो यू कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो और यू कैन मेल अस एट आवर वेबसाइट। अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक एंड फॉलो SPS Varsity फॉर मोर सच वीडियोज।